हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे और आप सभी लोगों को सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने अभी प्रीवियस जो भी क्लासेज आपके लिए हैं उसमें से मैंने डेवलपमेंट टॉपिक के 4 अभी क्लासेज अटेंड मैंने लिया है और उसमें से मैंने क्विक रिवीजन बेसिस पे क्लासेस ले रहा हूँ। आज ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूंगा आज ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, एक मिनट, थोड़ा माइक सही। ओके, वीडियो सही है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा सही? एक मिनट। ओके, डन है, क्योंकि अकेले रहते तो इसलिए देखना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि वीडियो बना लिया और रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जल्दी से रिविजन भी करना है। चलिए, लास्ट टॉपिक हमने बीएमआई की बात की थी, याद रखिएगा, बीएमआई की बात की थी। ओके, बीएमआई की बात किया था, राइट? ठीक है, देखिए बीएमआई के बारे में बता दिया कि बीएमआई होता क्या है। ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में, ये मतलब उन वहाँ पे लोगों का जो हेल्थ कैसा है, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। आखिर उनकी हेल्थ कैसी है, ये हमें बीएमआई से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका क्राइटेरिया होता है, हमने बताया था बीएमआई का, कि बीएमआई जैसे बीएमआई है तो हम क्या करते हैं, वेट और हाइट का रेशियो लेते हैं। और ये हाइट हमेशा किस में होगी, हमेशा मीटर स्क्वायर में, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप गलती मत करिएगा, अभी बताएंगे हम। और इसके कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 18.5 है, 18.5 है, ठीक है, 18.5 है, बिलो 18.5 है, तो वो क्या है, अंडर नरिशमेंट। भाई उसको बहुत जरूरत है, मतलब उसको, वो एक अनहेल्दी पर्सन है ना, वो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर नरिशमेंट। अगर कोई व्यक्ति, ये डेटा याद रखिएगा, पूछ सकता है 18.5 से लेकर के, है ना, 18.5 से लेकर के 24.9 तक है ना, 24.9 तक समथिंग है, ये आई थिंक है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेंज। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेंज बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर कोई व्यक्ति 25 से लेकर के, या 29 कर ले या 25 ले कर ले, सेम है, लेकिन हम आपको राउंड फिगर की कम से कम याद तो रहेगा ना। 25 से लेकर के अगर कोई व्यक्ति 29.9 समथिंग है ना, तो वो किस में आएगा, ओवरवेट में आएगा, ओवरवेट में आएगा। अब कोई व्यक्ति 29 से लेकर के 30 से एबव है, 30 से एबव के बीच में आएगा, है ना, ये डेटा है 29.9 से, सॉरी 9 के 20 के अगर एबव डेटा है तो किस में आएगा, ओबेस, है ना, इसका मतलब है मोटापा होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये रेंज याद करिएगा, अब पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू बेसिस पे, कि भाई जो अंडर नरिशमेंट है उनका जो बीएमआई कितना होना चाहिए, 18.5, और मान लीजिए नॉर्मल रेंज का बीएमआई कितना होना चाहिए, 18.5 से लेकर 24.9 तक होना चाहिए, और ओवरवेट का कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 29.9 तक होना चाहिए, एंड लास्ट इज 29 से 30 तक कितना होना चाहिए, तो ओबेसिस है, सॉरी ओबेस है। ठीक है, देखिए हमने बीएमआई का एक क्राइटेरिया बताया था, कि हमने बताया भी था, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 66 kg का था, राइट, और उसकी जो फिट कितना फिट था, 5 फीट, तो इसको मीटर में निकालेंगे तो हमें लगता है 1.5 मीटर आएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में आप मत करिएगा कि 1.5 से डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं, नहीं, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि हमने बताया था ये मीटर स्क्वायर में, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 60/2.25। आप जब डिवाइड करोगे तो आपका 26.67 समथिंग जो भी डेटा आएगा। अब आप देख लो, इस डेटा को आप मेजर करिए, जब आप इस डेटा को मेजर करोगे तो ये डेटा कहाँ जाएगा, आपको इसमें आएगा। तो आप ये समझ जाओगे कि किसी भी पर्सन का अगर बीएमआई इंडेक्स 26.67 है तो वो किस में आएगा, ओवरवेट में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 60 kg का ही है, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति 55 kg का है, अगर मान लीजिए 5 फीट था, उसकी हाइट इतनी है, चलिए मान लेते हैं 1.5 और 1.5, हम इसलिए 2 बार लिख रहे हैं कि आपको याद रहे, मीटर स्क्वायर करना है, एक ही बार रखे, उसको फीट में दिया हो, मीटर में चेंज करना है, जितना मीटर में आएगा उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें इस वैल्यू को पुट करना है, राइट। तो 55
अपान 2.25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 24.45 समथिंग आएगा। तो अब ये जो इंडेक्स आया है कहाँ जाएगा, इस वाले में। तो ये जो रेंज है बताएगा कि इस रेंज में जिसका BMI आएगा वो बहुत ही हेल्दी पर्सन है, उसकी हाइट भी सही है, उसका वेट भी सही है, राइट। तो इस प्रकार से हम इस BMI इंडेक्स से किसी भी व्यक्ति का हेल्थ और मोटापा या पतलापन ऐसी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक आंकड़ा है, इसी से हम पता करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, BMI। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आप डायरेक्टली पूछ देगा कि इस रेंज में है तो वो कौन से व्यक्ति होंगे, इस रेंज में तो कौन सा होगा। आप बता सकते हैं अंडर एस्टिमेट 80.5 से जो बिलोंग हुआ आएंगे, नॉर्मल रेंज का व्यक्ति इसमें आएगा, और जो ओवरवेट होगा जिसका वेट ज्यादा होता है इसमें आएंगे, और जो बहुत मोटे होते हैं ये ओबेस में आएंगे। जो जिनका BMI 29 केजी में नहीं, याद रखिएगा ये BMI इंडेक्स है, ये क्या है, BMI इंडेक्स है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये BMI इंडेक्स है। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, अगर नोट करना नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो पे। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो पे चलते हैं, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो पे चलते हैं। बस 2-3 टॉपिक और छूटे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, NAR जिसे कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए जो 6 to 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं, है ना, 6 to 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं, अब मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, कितने 1000 बच्चे हैं, है ना। अब उस 1000 बच्चों में कितने लोगों ने, समझ, आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बस, 1000 बच्चों में कितने लोगों में विद इन 1 साल के अंदर जो स्कूलिंग पीरियड होता है उसमें से, है ना, कितने बच्चे स्कूल, सेम एज के ग्रुप है, अगर इस एज के ग्रुप के बच्चे हैं, है ना, जिस सेम एज के ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेम एज के ग्रुप, किसी में आप बुक में दिया 14 से 15 ईयर भी दिया होगा, लेकिन 6 to 8 ईयर भी हम मान सकते हैं, आप देख लीजिएगा डेटा सही है, ठीक है। लेकिन सेम एज ग्रुप की हम बात करते हैं, जैसे 6 to 8 ले लें या 15 to 16 ले लें। अगर सेम एज ग्रुप के बच्चे 1 ईयर के जो उनका स्कूलिंग पीरियड होता है उसमें से कितने बच्चे स्कूल में अटेंड किए हैं या स्कूल में उनका एनरोलमेंट हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे एग्जांपल कर समझिए, जैसे 1000 बच्चे थे, कोई पर्टिकुलर एरिया है और उनकी एज क्या थी, सेम ग्रुप 6 to 8 में थे। इन बच्चों में करीब 700 बच्चे क्या किए स्कूल में, मतलब जो स्कूलिंग थी उनकी एनरोलमेंट हुए, लेकिन 3000 बच्चे एनरोलमेंट नहीं हुए, है ना। अब जो ये बच्चे नहीं अटेंड किए हैं या फिर उनका एडमिशन नहीं हुआ है या एनरोलमेंट नहीं किए हैं, इन्हीं के रेशियो हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब सेम एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं, सेम एज के ग्रुप के बच्चे, उसमें से अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से सपोज अगर 10 बच्चों में से अगर 5 बच्चों ने या 6 बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया और 4 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, इन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो हम 700 ने अटेंड किया और 300 ने अटेंड नहीं किया, नॉट अटेंडेड, ठीक है, इन्होंने अटेंड नहीं किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो कहेंगे। आई होप कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विद इन 1 साल के अंदर जो बच्चे स्कूलिंग में 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें से कितने % बच्चे एडमिशन लिए हैं और कितने बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, इन्हीं की रेशियो को हम क्या कहेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो बोलेंगे। अब रेशियो में आप कुछ भी ले सकते हैं, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज का अलग हो सकता है। रेशियो का मीन्स मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इन्हीं का आंकड़ा ले लें हम, तो अगर ऐसे कट कर तो 7:3 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि 7 बच्चों ने एडमिशन लिया और 3 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। तो ये जो रेशियो हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल की तरह हमने समझाया आपको, ये जो रेशियो आपको निकालते हैं इसी हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपकी बात, जैसे आपके विलेज या आपके बगल में है, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे स्टडी करते हैं, 1 मिनट वीडियो सही है ना, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे स्टडी नहीं करते हैं। तो होता क्या है भाई, आपके अगल बगल हैं, आप स्कूलिंग 6 बच्चे थे वो चले गए, 4 बच्चे नहीं गए, तो उनका एनरोलमेंट तो नहीं हुआ ना। तो इनको हम कैसे निकालेंगे, एक रेशियो हुई, पैमाना माना गया नेट अटेंडेंस रेशियो, कि उस ईयर में कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हुए हैं और कितने बच्चे नहीं हुए हैं। तो इन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके,
आप आई होप कि जब अगर आप डिफरेंस समझ लेंगे आसानी से आप इसको राइट कर सकेंगे। ओके, चलिए एक लास्ट टॉपिक आपको हम एक और है, जैसे इसी पे एक जैसे एग्जांपल में समझा दे रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज 3 कॉलम है और हम 3 स्टेट को ले लेते हैं, जैसे हरियाणा ले लें, केरला ले लें और बिहार को ले लें। अब मान लीजिए ये IMR है, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट है, ये लिटरेसी रेट है और ये आपका नेट अटेंडेंस रेशियो है। ठीक है, ये तीनों डेटा याद रखिए। जैसे मान लीजिए हरियाणा में आप देखोगे, अगर सेंसस देखेंगे तो जो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है हरियाणा का है, सबसे कम रेशियो सेक्स रेशियो हरियाणा का माना जाता है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो हम ये डेटा 1000 पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं? 1000 पे ले रहे हैं। तो सपोज 1000 पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपको 100, चलिए 1110 मान लेते हैं, राइट। लिटरेसी रेट मान लेते हैं, लिटरेसी रेट मान लेते हैं, यहाँ पे है हम इनका लिटरेसी रेट मान लेते हैं 80 मान लेते हैं, राइट। और नेट अटेंडेंस रेशियो मान लेते हैं, ये भी हम क्या किस में मानेंगे, इसको 100 में मान ले रहे हैं, थोड़ा आसानी होगी कि 100 बच्चों को मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे मान ले रहे हैं हम 60, राइट, मान लिया। अब देखिए केरला मान लें, IMR केरला देख लें, केरला में देख लीजिए 40, सपोज 40 है। लिटरेसी रेट मान लीजिए 92। अब नेट अटेंडेंस रेशियो मान लीजिए वहाँ पे करीब करीब ये मान सकते हैं 99 में भी, या फिर 99 में भी क्या, अगर इसके इर्द गिर्द हैं तो आप क्योंकि हम ये सब डेटा हाँ चलिए 99 मान ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। बिहार में मान लें IMR क्या है, IMR वहाँ पे 150 है। लिटरेसी रेट क्या है, ये 62 है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, 40 है ना। इस प्रकार से मान लीजिए डेटा हमने मान लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे इसका मतलब है कि 1000 जो बच्चे एक साल में जो पैदा हो रहे हैं वहाँ पे उनकी मृत्यु दर कितनी है, 110, 110। और वही उनकी लिटरेसी रेट क्या है, 80 है। हमने जैसे ये डेटा मत मानेगा, हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बताया है, ओके। ये नहीं कि कोई डेटा रियल डेटा है, हमने बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है, कि आप एग्जाम में इसको आसानी से अगर ग्राफ दे दे तो आप आसानी से इसको समझ सके। और वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, इतना है। अब देखिए दूसरा केरला का 40 है, मतलब इतने बच्चों में केरला में सिर्फ 40 बच्चे ही 1 साल से बिलो ही मरते हैं, सोचिए। और यहाँ पे इनका एजुकेशन सिस्टम 92% तक है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो बच्चे वहाँ पे हैं, है ना, हम 99 क्यों लिए हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे 100 बच्चों में 99 बच्चे स्कूलिंग करते हैं। तो ये तो एवरेज में निकाला जाता होगा लिटरेसी रेट, ठीक है। तो अब क्या है कि इतने बच्चे अगर वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर इस डेटा को आप चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए 90 ही है, जो भी आप समझ लें, आपको और आसानी होगी। अब इतने बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो अब दूसरा देख लीजिए, बिहार का IMR क्या है, 150 है। अब बिहार का कितना है, 150 है, मतलब 1000 बच्चों में 150 बच्चे हैं। और उनकी लिटरेसी रेट कितनी है, 62 है। अब बच्चे कितने पढ़ने जा रहे हैं स्कूलिंग, सिर्फ 40, सोचिए सिर्फ 40 बच्चे। तो अब इस डेटा से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पे हमें इस डेटा का, आप देखिए इस वाले डेटा को ध्यान दीजिए, केरला के डेटा को, है ना, इस डेटा को ध्यान दीजिए। केरला के डेटा आप ध्यान देंगे, जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, बिल्कुल ये अच्छी बात है, राइट। लिटरेसी रेट हाई है, बहुत अच्छी बात है। इनके जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो सबसे अधिक स्टडी कर रहे हैं, मतलब स्कूलिंग अच्छा कर रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें हमेशा कमी होनी चाहिए, इन दोनों में ग्रोथ है तो बेटर है। तो हम इस स्टेट क्या मान लेंगे, डेवलप्ड स्टेट मानेंगे। अभी हम डेवलप मानेंगे तो इनका HDI भी उनके कंपनी में कुछ कहूँगा, हाँ HDI माने में हरियाणा आगे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कम होंगे। लेकिन इन सब माने में इनका परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। अब इनका परफॉर्मेंस बेटर है, तो अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं अन्य स्टेट की कंपनी, इनका हेल्थ इशू भी अच्छा होगा। लेकिन बिहार में बहुत ही ड्रास्टिकली बैड है, ये हम कैसे बहुत ही खराब है, क्योंकि देख रहे हैं वहाँ पे सबसे अधिक बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इशूज हो सकते हैं। वहाँ पे लिटरेसी रेट ही डाउन है, क्यों, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इतने ही बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए, राइट। तो इस डेटा से एग्जाम में दे सकता है ऐसा डेटा, तो आप आसानी से कुछ समझ सकते हैं। पूछ देगा कि इसमें से सबसे होलिस्टिक परफॉर्मेंस किस स्टेट का है, तो आप आसानी से इस डेटा को निकालोगे। हमेशा ही जहाँ पे जितना कम होगा वो स्टेट उतना बेटर होगा, राइट। और ये दोनों हमेशा एबव होने चाहिए, लाइक केरला के स्टेट में, ठीक है। तो आई होप इस ग्राफ के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एक हमने बताया था आपको डेवलपमेंट में 2 गोल होते हैं, एक होता है मटेरियल गोल, है ना, मटेरियल गोल, और एक होता है नॉन मटेरियल गोल, राइट, नॉन मटेरियल गोल। ये 2 चीजें होती है ना। अब देखिए हम समझेंगे कि मटेरियल गोल क्या होता है और नॉन मटेरियल गोल क्या होता है, ठीक है ना। ये देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, हम इसकी बात करें मटेरियल गोल की पहले। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे अपनी लाइफ में, उनको फेम मतलब पैसा चाहिए, मतलब कार, उनको बहुत ही अच्छी लाइफ चाहिए, उनको बहुत सारे पैसे हो, बहुत अच्छी उनके पास कार हो, बहुत अच्छा घर हो, है ना, टेंजिबल एसेट लाइक दैट, और बड़े पद पे हो, मतलब वो भी पॉसिबल है, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग होंगे जिनकी डिजायर इस प्रकार से होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल गोल। उनका मतलब डेवलपमेंट जो है ना, ये डेवलपमेंट के पार्ट है, याद रखिएगा, है ना, मटेरियल गोल्स है ना जो होते हैं उन्हीं के। तो सबका डेवलपमेंट अलग अलग है, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया ही था। इस वाले पार्ट में क्या है कि जिनकी डिजायर होती है कि हम बहुत अच्छी नौकरी पाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं, अच्छी कारें मेरे पास हो, अच्छे घर हो मेरे पास, ठीक है, और अच्छे सिटीज में रहें, मेरे पास अच्छे आईफोन्स हो, मतलब ये सारी चीजें। तो इस प्रकार की जो जिनके गोल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मटेरियल गोल। और एक होते हैं नॉन मटेरियल गोल में, ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होंगे ना कि भाई नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, नॉन मटेरियल गोल। भाई जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं ना, जैसे आप यूं मान सकते हैं मदर टेरेसा थी, है ना, और उसके साथ साथ ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इन लोगों ने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, इन लोगों ने हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, और इस वजह से ये लोग इनकी रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, है ना, बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसे जो लोग होंगे वो किस में आएंगे, नॉन मटेरियल गोल में आएंगे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो भाई उन्होंने क्या, उनका ये डिजायर नहीं था कि हम बहुत पैसा कमाऊं, मैं अपने इंडस्ट्री सेटअप करूं, ये बहुत सारे थे, लेकिन वो साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका गोल क्या था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। देश के लिए उन्होंने अच्छा किया, है ना, एटम बम से लेकर के बहुत सारे रिसर्च किए उन्होंने, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है ना, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनके नाम से कई सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, फेलोशिप मिलती है, प्रॉस्पेरिटी है, रिस्पेक्ट है। इस प्रकार के जो लोग होंगे, मान लीजिए जो इस प्रकार जो लोग होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन मटेरियल गोल्स। फिर लोग होंगे कि हम बहुत बड़े नोबलिस्ट बन जाए, बहुत ही फेमस हो जाए, लोग हमारी इज्जत करें, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो ऐसे लोग नॉन मटेरियल गोल में आएंगे। मटेरियल गोल में ऐसे लोग जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ लग्जरी जीना चाहते हैं, उनकी डिमांड होती है कि नहीं भाई हमें फेम से उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें बहुत पैसे चाहिए, अपनी लग्जरी लाइफ जीनी है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ समझना, मटेरियल गोल है नॉन मटेरियल गोल में। अब एक ज़्यादा एक और टॉपिक है आपका, देखिए एक है रिन्यूएबल सोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ओके, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। देखिए इसमें होता क्या है कि नेचुरल सोर्स में अगर पूछ दिया जाए रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, कि ऐसे सोर्सेस जिनका उपयोग, है ना, अगेन एंड अगेन कर सके, जिनका हम यूज क्या कर सके, यूज अगेन एंड अगेन कर सके। जैसे में आप ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ऐसे सोर्स जैसे मान लीजिए सन एनर्जी है, ठीक, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी। इस प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, है ना, ये क्या कभी खत्म हो सकती है, कभी नहीं खत्म होंगी, ठीक है। इस प्रकार की ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी, उसको आप जितना अगेन एंड अगेन यूज करते रहेंगे वो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ मतलब एक समय के बाद खत्म होगी, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसको मतलब हम एक बार यूज कर लें तो दोबारा वो रिन्यू ना हो सके, लाइक दैट पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में आपका क्या सब आ जाएगा आपका, देखो पेट्रोल होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, है ना, सीएनजी सी में आएगा, कैरोसिन, ठीक है, ये सब जिसमें आएंगे, कैरोसिन ये सब जिसमें आएंगे, है ना, ये सब क्या आएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। और ये सब किसके भाग है, पेट्रोलियम के भाग है, किसके, पेट्रोलियम के भाग है। ये देखिए पेट्रोल और पेट्रोलियम डिफरेंस होता है, पेट्रोलियम मतलब सम ऑफ द ऑल थिंग्स, ये सब, ठीक है, ये सब इसी पेट्रोलियम से प्राप्त है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल,
इसको जो रिफाइनरी में हम रिफाइन करते हैं तब ये सब सारी चीजें हमें मिलती हैं, पेट्रोल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह वगैरह, है ना। सीएनजी अलग है, ठीक है। ये सब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और आपका वैसलीन, क्रीम, सारी चीजें वही इससे मिलती हैं। तो ऐसे सोर्सेस, मान लीजिए पेट्रोल को आपने एक बार यूज किया, वो तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया ना, अब उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आई होप कि दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक में हम बात कर लेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस मतलब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे नेचर में, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, वीडियो सही है, जितने भी हमारे नेचर में, है ना, जितने भी हमारे नेचर में चीजें पाई जा रही हैं, वो हर एक उनका लिमिटेशन है भाई। एक समय के बाद आप दुरुपयोग करोगे उनका, अगर आप बहुत जल्दी तरीके से या उनका बहुत कंजप्शन बहुत तेजी से करेंगे तो क्या होगा, एक समय बाद वो खत्म हो जाएंगे। उसी तरह हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ऑयल है एक लिमिटेड में है, ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जो ह्यूमन है वो अधिक से अधिक क्या कर रहा है, जितनी भी चीजें हैं कंजप्शन अधिक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब पेट्रोलियम कुछ समय के लिए बचा है, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए यूएई की बात कर लीजिए, है ना, सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, गल्फ कंट्री जितनी उनकी बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए। देखिए यूएस में क्या है, ये इनके पास खुद का प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन इनके पास पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व है बहुत ज्यादा है। इनके पास अन्य कंट्री से ये सस्ते में खरीदते हैं और रिजर्व इनके पास बहुत ज्यादा है ना। तो लेकिन इसलिए अब इनके पास जो रिजर्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इन कंट्री के पास जो रिजर्व बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे, इसलिए क्रूड ऑयल महंगे होते जा रहे हैं, है ना। जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो भाई पेट्रोल भी तो महंगा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, क्रूड ऑयल को हमेशा बैरल में मेजर किया जाता है। किसमें, बैरल में मेजर किया जाएगा, राइट, बैरल मेजर किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, तो आप ये बता सकें कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका दोहन करने से उनमें क्या होती है, कमी आती है, ठीक है। अगर हम लंबे समय तक अगर ये चीजें करते रहें तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हमें ऊर्जा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम कहाँ अब जा रहे हैं, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी पे, इस प्रकार की ऊर्जाओं पे हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जब भी अपने रिसोर्सेज को, एनर्जी को कम से कम यूज करना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि अधिक व्हीकल होने की वजह से CO2 इमिशन बहुत अधिक हो रहा है ना। इससे क्या है, हमारे नेचर पे बहुत उसका हार्म इफेक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो भी रिसोर्सेज है और उनका क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हमें बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए और उनको लिमिट अमाउंट में यूज करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो आप साइकिल यूज कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस कर सकते हैं, है ना, जिससे हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कम से कम कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले वक्त के लिए इसको हम बढ़ा सकें। ये तो भी लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से रखना होगा। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात किया, है ना, हमने ऑलरेडी बताया है कि ऐसे हमें नेचर में डेवलपमेंट करना है कि हम नेचर को हार्मफुल ना करें, और हम जिस जनरेशन में है उसमें डेवलपमेंट भी चाहिए। तो हमें ये क्या दिखता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मान लीजिए आज की डेट में अगर ग्राउंड वाटर का लेवल देखें, क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज। जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट में देखिए पानियों की कितनी किल्लत होती है, वेस्टर्न यूपी में चले जाइए सबसे अधिक किल्लत होती है ना। तो इसलिए आज आए दिन हम देखते हैं वाटर पे जो है बहुत ज्यादा लोग वेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वाटर को कम से कम हम वेस्ट करें। अरे कहीं अगर आप की जरूरत है, बहुत लोग हम देखते हैं कि कार धोने के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, हमें ग्राउंड वाटर का यूज करना चाहिए, उसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेवलप करना चाहिए। आप एग्जाम में इससे लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें भाई वाटर रिसोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब हमें जो आने वाले समय में आप देख रहे हैं ड्रॉट का सामना करना पड़ रहा है, बारिश कम हो रही है ना, तो पानी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आने वाले समय में ऐसा हुआ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी सारी हमें ड्रॉट देखने को मिल रहे हैं, और इसलिए अगर हम पानी का अधिक से अधिक दोहन करने लगे तो कहीं ना कहीं ये भारी संकट हमारे पे आने वाला है और आ भी चुका है। तो इसलिए जो वाटर होता है ना, बहुत ही आप सलीके से और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में यूज आपको करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं आना देना चाहिए। अगर कहीं वेस्ट हो रहा है तो आपका एक कर्तव्य है कि उसको कहीं टोटी खुली है तो उसको आप क्लोज कर दे, बंद कर दे, कम से कम पानी का आप इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हम इन रिसोर्सेज को
कुछ समय के लिए या आगे समय के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इससे जो जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इससे एक दिन हो सकता है हम क्लास ले लें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आप लिखेंगे, किस प्रकार से आप आंसर देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें मैंने बताई है आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार ये सारी क्लासेस रिवीजन कर लीजिएगा। हमने आपको सारे बता दिया, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि, और नेशनल इनकम क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, गोल क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, यूएनडीपी क्या होता है, और ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली है ना। तो अगर एक दो टॉपिक छूटेगा तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने सारे रिवीजन कर दिए हैं। ओके, और ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं, और क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंडों में और जो भी कलीग हैं आप जरूर शेयर करिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।